दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी श्रीकांत को, जिसमें राजकुमार राव लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, जो कि श्रीकांत पोला जी की लाइफ पर आधारित है। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें आंध्र प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 13 जुलाई 1991 में एक लड़के का जन्म होता है। अब बेटे के पैदा होने पर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी में उसका नाम फेमस क्रिकेटर श्रीकांत के नाम पर रख देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मेरा बेटा बड़े होकर क्रिकेटर बनेगा। पर श्रीकांत के पिता की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा तो जन्म से ही अंधा है, जिससे उनका दिल टूट जाता है। इसके बाद श्रीकांत के परिवार वाले सोचते हैं कि इस बच्चे को भी मार देना चाहिए, क्योंकि इसकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है और अगर इसे आज न मारा तो इसे इस दुनिया वाले रोज मारेंगे। फिर जब श्रीकांत के पिता उसे मारने ही वाले होते हैं तो वहाँ श्रीकांत की माँ आ जाती है, जो अपने बेटे को मरने नहीं देती। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम श्रीकांत को देखते हैं, जो अपने दुख और तकलीफों से लड़ने का फैसला करता है, जिसके बीच उसे कई बार बुली भी किया जाता है। कुछ लड़के उसे भिखारी कहते तो कुछ उसे मारते, लेकिन श्रीकांत ने ठान लिया था कि वो कभी भी अपनी परेशानियों से भागेगा नहीं, बल्कि उनका सामना करेगा और उनसे लड़ेगा। अब दृष्टिहीन होने के बावजूद श्रीकांत अपनी क्लास का टॉपर था, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था और वो बहुत सारी चीजें बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही जल्दी सीख जाता था। लेकिन यह गांव में इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी जो श्रीकांत जैसे बच्चे का टैलेंट आगे बढ़ा पाए। इसलिए श्रीकांत के एक टीचर के कहने पर श्रीकांत के पिता उसे शहर ले आते हैं और वहाँ एक ब्लाइंड स्कूल में श्रीकांत का एडमिशन कराते हैं। अब इस स्कूल में सब कुछ ब्लाइंड बच्चों के लिए फ्री होता है और यही पहली बार श्रीकांत मिलता है देविका मैडम से, जो कि श्रीकांत के लिए उसकी मैडम कम बल्कि उसको पालने पोसने वाली यशोदा माँ बन गई थी, जिन्होंने उसे जिंदगी के कई सारे लेसन सिखाए। और जिस भी चीज में श्रीकांत को इंटरेस्ट था, देविका मैडम ने उसे वो सब कुछ सिखाया। अब यहाँ श्रीकांत उन सारे ब्लाइंड बच्चों से सबसे आगे था, जो पढ़ाई में आगे था, चेस में आगे था और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मशीन तक को भी सही कर देता था। यहाँ देविका ने भी श्रीकांत का पूरा साथ दिया था, जिससे श्रीकांत हर चीज में मास्टरी हासिल कर लेता है। अब एक दिन जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर ट्रस्टी आए होते हैं। तब श्रीकांत, जो इस स्कूल का टॉपर था, उसे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ तो श्रीकांत ट्रस्टी के सामने स्कूल का ही भांडा फोड़ देता है कि यहाँ के लोग तो हमारा ठीक से ख्याल तक नहीं रखते और जो भी यहाँ पर पैसा आता है उसका आधा ही पैसा हम पर खर्च होता है और बाकी का पैसा यहाँ का स्टाफ खा लेता है। साथ ही किचन में से रोज चिकन की खुशबू आती है, पर हमें तो वही सादी सब्जी खिलाई जाती है। अब श्रीकांत ने इतना बड़ा कांड कर दिया था तो गुस्से में स्कूल वाले उसे धक्का मारकर स्कूल से निकाल देते हैं और श्रीकांत को समझ ही नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो गया। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये स्कूल वाले उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे। साथ ही वहाँ पर देविका मैडम भी नहीं थी, इसलिए उन्हें तो पता ही नहीं था कि श्रीकांत के साथ क्या क्या हुआ है। अब श्रीकांत पूरे शहर में ऐसे भटकता भटकता जाने लगता है। तो इसी बीच कई लोग तो उसे भीख देकर जा रहे थे, पर किसी ने भी श्रीकांत की मदद नहीं की थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये कोई भिखारी होगा। पर यहाँ जैसे ये बात देविका मैम को पता चलती है तो वो श्रीकांत को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती हैं, जहां श्रीकांत कहता है कि मुझे तो आगे पढ़ना है और ऐसे भिखारी नहीं बनना, जिसे सुनकर देविका मैम का दिल भर आता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद देविका मैम ही श्रीकांत की केयर टेकर बन जाती हैं और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती हैं। यहाँ तक कि वो श्रीकांत के पेरेंट्स से भी कह देती हैं कि अब चाहे उसे स्कूल पढ़ाए या न पढ़ाए, पर मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगी। इसके बाद देविका मैम एक टेप रिकॉर्डर में श्रीकांत के लिए पढ़ाई का काफी सारा सिलेबस रिकॉर्ड कर देती हैं, ताकि श्रीकांत वो सब सुनकर याद कर सके। अब श्रीकांत भी उन सारी कैसेट को सुनकर याद कर लेता है और अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। फिर जब एग्जाम का टाइम आता है तो श्रीकांत की काफी अच्छी तैयारी होने के कारण वो यहाँ भी स्कूल का टॉपर बन जाता है, जिसके 96% आए थे। अब श्रीकांत अपनी आगे की पढ़ाई भी साइंस लेकर करना चाहता था, पर कॉलेज वाले उसे साइंस देने से मना कर देते हैं और आर्ट्स लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि कॉलेज वालों को लग रहा था कि ब्लाइंड होने के कारण श्रीकांत साइंस जैसा टफ सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा। पर श्रीकांत भी जिद पर अड़ जाता है कि उसे तो साइंस ही पढ़नी है, जिसके चलते वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही केस कर डालता है ताकि ब्लाइंड बच्चों को भी साइंस पढ़ने दिया जाए। अब ये केस शुरू होता है जहाँ पहली हियरिंग में श्रीकांत अपनी स्पीच से सबकी बोलती बंद कर देता है और फिर कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया जाता है ताकि इस मामले में प्रिंसिपल की राय ली जाए। फिर अगली हियरिंग पर प्रिंसिपल आते हैं, जो कोर्ट में कहते हैं कि साइंस बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और श्रीकांत जैसा बच्चा इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ पाएगा। तो श्रीकांत कहता है कि वो तो सब कुछ पढ़ सकता है, तो
पर प्रिंसिपल उसे 11th क्लास की बुक देते हैं कि इसे पढ़कर दिखाओ, पर वो बुक तो प्लेन थी जिस कारण श्रीकांत उसे पढ़ नहीं सकता था। तब श्रीकांत भी ब्रेल वाली बुक निकालता है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए ही बनी होती है, जिसे वो छू छू कर पढ़ते हैं और श्रीकांत प्रिंसिपल को कहता है कि आप इसे पढ़कर दिखाइए, तो प्रिंसिपल मना कर देता है। इस पर श्रीकांत कहता है कि जैसे इस कोर्ट रूम में बैठा कोई भी इंसान ब्रेल बुक नहीं पढ़ सकता, वैसे ही हम वो वाली किताब नहीं पढ़ सकते। और सोच के देखिए, अगर एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया होता तो आप लोग पढ़ाई कैसे कर पाते। जो सुनकर जज को भी बात समझ आ जाती है, जिसके बाद श्रीकांत ये केस जीत जाता है और उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। अब यहाँ भी श्रीकांत मन लगाकर पढ़ाई करता है, साथ ही वो यहाँ चेस और क्रिकेट भी खेलता है और यहाँ भी हर चीज में नंबर 1 बन जाता है। अब एग्जाम में उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं, जिससे IIT में भी उसका आराम से सिलेक्शन हो जाता। पर यहाँ भी ये प्रॉब्लम आती है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चलते ब्लाइंड लोगों के लिए कोई भी सीट नहीं है। हालांकि श्रीकांत भी समझ गया था कि वो सिर्फ पढ़ना चाहता है, इसलिए वो इस बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर कोई केस नहीं करता और अपनी पढ़ाई को नॉर्मल कॉलेज से कंटिन्यू रखता है। साथ ही वो ब्लाइंड लोगों के साथ क्रिकेट भी खेलना शुरू कर देता है, जिसमें श्रीकांत को कोई जवाब नहीं था। इसके बाद श्रीकांत एक प्रोग्राम में जाता है जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी आए होते हैं। वो सभी से पूछते हैं कि आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिस पर कोई डॉक्टर बोलता है तो कोई इंजीनियर। फिर जब श्रीकांत की बारी आती है तो वो कहता है कि वो देश का पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता है। ये सुनकर कलाम सर उसका नाम पूछते हैं और उसे देखकर काफी खुश भी होते हैं, क्योंकि कलाम सर को उसमें काफी पोटेंशियल दिखा था। अब इसके कुछ दिनों बाद ब्लाइंड क्रिकेट में श्रीकांत का नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही देविका मैम बताती हैं कि हम श्रीकांत की आगे की पढ़ाई के लिए उसका MIT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि MIT की पढ़ाई के लिए श्रीकांत को क्रिकेट छोड़ना होगा, जिस पर श्रीकांत का कहना था कि मेरे लिए तो पढ़ाई ही सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद सब कुछ आता है। अब समय बीतता है और श्रीकांत का अमेरिका की 4 सबसे बड़ी MIT यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था और यहाँ श्रीकांत उन यूनिवर्सिटी में से बोस्टन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करता है। फिर जब श्रीकांत US के लिए निकलता है तो वह हैदराबाद एयरपोर्ट पर अकेला था, इसलिए उसे ब्लाइंड होने के कारण अकेले ट्रेवल करने नहीं दिया जाता और वो लोग कहते हैं कि आपके साथ कोई भी नहीं है तो आप फ्लाइट से नहीं जा पाएंगे। तब श्रीकांत ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है, पर फिर वो यहाँ के चेयरमैन से बात करता है और प्लेन की सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर सब कुछ बता देता है, ताकि चेयरमैन को ये भरोसा हो जाए कि वो अकेला ही ट्रेवल कर सकता है। इसके बाद श्रीकांत के जज्बे को देखकर उसे USA के लिए फ्लाइट में जाने दिया जाता है। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद श्रीकांत पढ़ाई शुरू करता है और यहाँ उसके काफी सारे दोस्त भी बन जाते हैं। अब यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी श्रीकांत टॉपर बना रहा और यहाँ उसने काफी सारी चीजें भी सीखी और यहाँ के लोग भी उसे काफी सपोर्ट करते थे। एक बार तो जब श्रीकांत बेसबॉल खेल रहा था तो उसने बॉल को इतनी जोर से हिट किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया और उसकी फोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर छाप दी गई, जिससे वो काफी फेमस भी हुआ था। इसके बाद हम स्वाति नाम की लड़की को देखते हैं जो हैदराबाद की ही रहने वाली थी और वो श्रीकांत के बारे में जानकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और सोशल मीडिया पर उससे कनेक्ट हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद स्वाति भी USA पढ़ने आ जाती है, जहाँ वो श्रीकांत से मिलती है और इन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। यहाँ स्वाति श्रीकांत को काफी ज्यादा पसंद करती थी और उसे ऐसा लगता था कि श्रीकांत ही उसके लिए बना हो। साथ ही श्रीकांत भी उसकी कंपनी एंजॉय करता था, क्योंकि स्वाति ने कभी भी श्रीकांत को ये फील होने नहीं दिया कि वो ब्लाइंड है या किसी से कमजोर है। अब कुछ समय बाद श्रीकांत का MIT का कोर्स पूरा हो जाता है, पर श्रीकांत अब इंडिया वापस नहीं जाना चाहता। उसका मानना था कि वो USA में रहकर ही जॉब करेगा। इसके बाद जब देविका मैम का कॉल आता है तो वो उन्हें भी यही कहता है कि वो USA में रहकर ही जॉब करेगा, क्योंकि यहाँ उसे अच्छा लगता था। तब देविका मैम भी उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब यही बात वो स्वाति को बताता है तो वो श्रीकांत को समझाती है कि तुम USA में रह गए तो किसी की भी जिंदगी नहीं बदल पाओगे, पर इंडिया में तो तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं और इंडिया जाने से तुम उन लोगों के लिए एक मिसाल बनोगे और तुम ही हो जो उन लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, इसलिए उनका पूरा फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तब ये सब सुनने के बाद श्रीकांत को भी बातें समझ आती हैं और वो तुरंत इंडिया के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पहुंचकर श्रीकांत स्वाति वाली बात देविका मैम को भी बताता है कि इंडिया के ब्लाइंड लोगों को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये जानकर देविका मैम भी काफी खुश होती हैं। फिर श्रीकांत कहता है कि हम ब्लाइंड लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर देविका मैम कहती हैं कि हम उन्हें कंप्यूटर सिखा सकते हैं, जिससे उन्हें कहीं भी आसानी से जॉब मिल जाएगी। तब ये लोग कुछ ही दिनों में अपना कंप्यूटर सेंटर खोल लेते हैं, जहाँ ये लोग कई सारे ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर सिखाते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि उन लोगों को कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं मिलती और अब कंप्यूटर सेंटर का फायदा न दिखने के कारण वो अपना सेंटर बंद कर देते हैं। इसके बाद एक दिन श्रीकांत देविका मैम से कहता है कि अगर इन लोगों को कोई भी जॉब नहीं दे रहा तो क्यों ना हम इन लोगों को जॉब दें। पर देविका मैम पूछती है कैसे। अब यह श्रीकांत देविका मैम को पैकेजिंग बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन इस काम में तो काफी सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी और यहाँ तक कि उन्हें एक फैक्ट्री भी चाहिए होगी। तब ये सब सोचकर श्रीकांत कलाम सर से मिलने का फैसला करता है कि शायद वो हमारी इसमें मदद कर पाए। इसके बाद एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर ये लोग कलाम सर से मिलने जाते हैं और इनका आइडिया कलाम
कलाम सर को काफी पसंद आता है क्योंकि इससे ब्लाइंड लोगों का उद्धार हो रहा था। तब कलाम सर श्रीकांत के आइडिया के लिए 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट देते हैं, जिससे श्रीकांत काफी खुश होता है। लेकिन यह प्रॉब्लम ये थी कि इतने रुपए से ये लोग बिजनेस शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि बिजनेस में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगेगी। हालांकि इसके बाद भी श्रीकांत कई और लोगों से इन्वेस्टमेंट की बात करता है पर उसे कहीं से भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती। फिर एक दिन श्रीकांत एक बड़े इन्वेस्टर रवि से मिलता है, जिससे श्रीकांत अपना बिजनेस आइडिया समझाता है और बताता है कि कलाम सर ने 25 लाख रुपए हमें पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए हुए हैं। तब ये बात जानकर रवि को श्रीकांत का आइडिया काफी पसंद आता है और वो उसके बिजनेस में पैसे लगाने के लिए मान जाता है। फिर रवि और श्रीकांत अपने लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खरीदते हैं और इसका नाम बुलेट इंडस्ट्री रखते हैं, जिसकी ओपनिंग पर सब लोग काफी खुश थे। अब यह काम ये था कि ये लोग रिसाइकलिंग पेपर को पैकेजिंग पेपर में बदला करते थे और इस पूरी फैक्ट्री में ब्लाइंड लोग ही काम करते हैं, जहाँ उन सबको 8,000 रुपए महीने की जॉब पर रखा जाता है। श्रीकांत भी इस फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम करता है और उसे भी हर महीने 8,000 रुपए मिलते थे। अब धीरे धीरे श्रीकांत की ये बुलेट इंडस्ट्री काफी अच्छे से ग्रो कर रही थी और कुछ ही सालों में इस बिजनेस से श्रीकांत और उसके लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा था, जिससे रवि भी काफी खुश था। हालांकि अब जैसे जैसे बुलेट इंडस्ट्री फेमस हो रही थी, इन सब का क्रेडिट रवि को मिलने लगा था, जो कि श्रीकांत को अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लग रहा था कि आइडिया तो मेरा था पर कोई भी मुझे प्रेज नहीं कर रहा। यहाँ श्रीकांत मन ही मन में ये भी सोच लेता है कि उसे तो अपने इस बिजनेस आइडिया के लिए अवार्ड भी मिलना चाहिए और वो किसी भी हाल में ये अवार्ड पाना चाहता था। पर रवि का कहना था कि शायद उसे ये अवार्ड ना मिले, लेकिन श्रीकांत तो जिद पर अड़ा था कि वो अवार्ड लेकर ही रहेगा। इसलिए वो रवि के साथ मिलकर एक और फैक्ट्री खरीद लेता है जो कि 6 करोड़ की थी और इन लोगों ने फैक्ट्री के मालिक को 6 महीने में उसके पैसे चुकाने की बात करी थी। पर हम देख पाते हैं कि श्रीकांत का रवैया बदलने लगा है और वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगा था। इसलिए वो ना तो देविका मैम से ठीक से बात कर रहा था और ना ही रवि से। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन सब से काफी कुछ ज्यादा जानता हो और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसलिए वो अब उस अवार्ड को पाने का सपना ही देखने लग जाता है जिससे उसका नाम हो और वो भी बड़ा आदमी बन सके। अब नाम बनाने के चक्कर में श्रीकांत पॉलिटिक्स में भी उतर आता है, जहाँ एमएलए श्रीकांत को टिकट देना चाहती थी, लेकिन देविका मैम श्रीकांत को ऐसा करने से मना करती है कि ये पॉलिटिक्स में जाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। पर श्रीकांत तो अपने घमंड में चूर था। वो देविका मैम से कहता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं वो सब जानता है, इसलिए आपकी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सब कहकर वो यहाँ से चले जाता है और देविका मैम उसे कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती। इसके बाद जब श्रीकांत उस एमएलए के ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग तो श्रीकांत के अंधेपन की सिंपैथी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने श्रीकांत को पार्टी में शामिल होने का मौका दिया था और यहाँ श्रीकांत के ब्लाइंड होने का पार्टी के लोग मजाक भी बनाते हैं, जो सुनकर श्रीकांत का दिल टूट जाता है और उसे समझ आता है कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रवि और देविका मैम ने तो उसे आज तक अंधे होने का एहसास तक नहीं कराया था और वो आज उन्हीं को अपना तेवर दिखा कर आया है। ये सब होने के बाद श्रीकांत सीधा देविका मैम के पास जाता है और अपने किए के लिए रोते हुए माफी मांगता है, जिस पर देविका मैम भी उसे माफ कर देती हैं, क्योंकि वो तो उसे अपने बेटे की तरह समझती थी। इसके बाद श्रीकांत रवि के पास जाकर उससे भी माफी मांगता है, जिस पर रवि भी अपने दोस्त को माफ कर देता है, क्योंकि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर श्रीकांत कहता है कि हम उस फैक्ट्री वाले को 6 करोड़ रुपए भी जल्दी चुका देंगे और जी तोड़ मेहनत करेंगे, जिसके बाद अब सब कुछ सही हो जाता है और श्रीकांत की मेहनत के दम पर उसे एक दिन स्पेशल कैटेगरी में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाता है। तब श्रीकांत यहाँ पर अपने अंधेपन और अपनी हिम्मत पर एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है कि हम लोग अंधे हैं तो क्या हुआ, पर हम किसी से भी कम नहीं है, इसलिए हमें एक मौका देकर जरूर देखिए, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। साथ ही वो कहता है कि वो इस स्पेशल कैटेगरी के अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर अगर किसी दिन वो उसे नॉर्मल कैटेगरी से ये अवार्ड देते हैं तो वो उसे खुशी खुशी ले लेगा। अब ये सब सुनने के बाद श्रीकांत के लिए लोग तालियां बजाते हैं और लोगों के मन में श्रीकांत के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी हर किसी को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक अलग तरह का मोटिवेशन देगी कि आप भी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। साथ ही इसमें राजकुमार राव की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने श्रीकांत बोला जी के कैरेक्टर को हुबहू पर्दे पर उतारा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।